नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरनेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा उपन्यास को विस्तृत रूप से जानेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से याद भी करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिंदगी नामा। तो बात करें जिंदगी नामा का, तो जिंदगी नामा का अर्थ होता है जो जिंदगी की सूचना दे उसी को कहते हैं जिंदगी नामा। ठीक है, तो जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1979 यानी कि 1 में, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो लेखिका हैं या रचनाकार हैं या आप कह सकते हैं कि महिला उपन्यासकार हैं किशड़ा सोबती। ठीक है, कैसे दिमाग में रखेंगे कि जिंदगी नामा 1979 और किशड़ा सोबती, बस एक छोटा सा क्लू आपको बनाना है और उस क्लू की सहायता से आपको दिमाग में इसे बैठा लेना है। क्या बोले सर, किशड़ा की जिंदगी कितनी? बोले 79 वर्ष। 79 वर्ष, ठीक है ना। अब 79 वर्ष की मतलब हो गया कि प्रकाशन वर्ष 1979 में, किशड़ा से हो जाएगा किशड़ा सोबती और जिंदगी से हो जाएगा जिंदगी नामा। ठीक है ना, इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है। तो किशड़ा की जिंदगी 79 वर्ष, बस इसी क्लू की सहायता से आप इसको आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए मित्रों, जिसे आप भली भांति जान रहे हैं कि मेरे द्वारा जितने भी इंटरनेट से संबंधित उपन्यास थे सबको पूर्ण करा लिया गया है और यही अंतिम उपन्यास है जिसे हम लोग आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सारे उपन्यास में जितने भी उपन्यासकार हैं उनका हम लोग जीवन परिचय देखे हैं, उनकी रचनाओं को भी ठीक से याद किए हैं, क्योंकि इंटरनेट के जो पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो उसके जो लेखक हैं उस लेखक से संबंधित, उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं से संबंधित क्रम लगाने के लिए, मिलान करने के लिए, है ना, अलग अलग प्रकार से प्रश्न इंटरनेट इस समय पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय भी हम लोग देखेंगे और संक्षिप्त रूप से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से इंटरनेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है और कुछ हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि इसे सोचते हैं कि ये इंटरनेट के लिए ही काम आने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन परिचय और रचना चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सबकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग भी इसको देखिए। और दूसरी चीज, जैसे जिंदगी नामा उपन्यास से कुछ पात्र हैं, कुछ कथन हैं, तो इन दिनों अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप कुछ नहीं कह सकते कि ये टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा या पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल करके इसको देखें, क्योंकि अगर एक आध प्रश्न यहाँ से बन गया तो भी आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए बात करें जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय की बात अगर की जाए तो इनका जन्म 18 फरवरी 1950 को गुजरात में हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो विभाजन के बाद इनका परिवार आकर के दिल्ली में बस गया था। तो मोटी बात दिमाग में ही रखनी है आपको कि किशड़ा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, जो कि बात की जाए तो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और विभाजन के बाद जो है दिल्ली में आकर के इनका जो परिवार है वो बस गया था। पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था दीवान पृथ्वीराज सोबती और माता दुर्गा देवी। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पृथ्वीराज सोबती पिता हैं, माता दुर्गा देवी हैं, किशड़ा उनकी पुत्री हैं। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पे किशड़ा हो, जहाँ पे पृथ्वीराज सोबती हो, दुर्गा हो, है ना, तो वहाँ तो भाई जिंदगी 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 नामा लिखा ही जाएगा। ठीक है, चलिए मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 25 जनवरी 2019 को, मतलब भी हाल ही में देखा जाए। ठीक है ना। दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद सुबह 8 बजे जो है इनका निधन हो गया था, इनका देहांत हो गया था। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, 2019 में 25 जनवरी को, 26 जनवरी के एक दिन पहले। ठीक है, चलिए बचपन में घुड़सवारी का शौक था इन्हें, तो ध्यान में रख लीजिएगा। किशड़ा सोबती को बचपन में घुड़सवारी का शौक था। ये तो थोड़ा थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में सब बातें रहीं कि 18 फरवरी 1925 गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में है, विभाजन के बाद दिल्ली में आ गए, पिता दीवान पृथ्वीराज सोबती, माता दुर्गा देवी। ठीक है ना। मृत्यु 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में एक निजी अस्पताल था, उस अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया। ठीक है ना। बचपन में किशड़ा सोबती जी को घुड़सवारी का शौक था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं
कि जो उल्लेखनीय पुरस्कार है, यानी कि ढेर सारे पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को मिले हुए हैं। तो इनके पुरस्कारों को देखते हुए आप इनके महत्व को बिल्कुल जान सकते हैं। और जो व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाने के उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है ना। चलिए पहला देखिए 1980 में 80 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इसी पर मिला, जिंदगी नामा पर मिला। 79 पे लिखा गया और 80 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। ठीक है। दूसरा 81 में शिरोमणि पुरस्कार। अब भाई 80 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 81 में क्या हो गए, वो शिरोमणि हो गए, यानी कि शिरोमणि पुरस्कार मिल गया। और 82 में एक आदमी हो गए, यानी कि हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको मिला। ठीक है। और 1999 की बात की जाए तो कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार। देखिए चूड़ामणि हो गए, चूड़ामणि 99 नए चूड़ामणि हो गए, है ना। यानी कि 1999 में कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती जी को मिला। वर्ष 2000 और 2001 का सलाका पुरस्कार भी कृष्णा सोबती जी को मिला। और वर्ष 2017 की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कृष्णा सोबती जी को मिला है। तो इस प्रकार से आप इनके महत्व को देख सकते हैं कि इतने सारे पुरस्कार जो है कृष्णा सोबती जी को मिले हैं। 80 साहित्य अकादमी, 81 शिरोमणि हो गए, 82 में हिंदी साहित्य अकादमी मिला, हिंदी अकादमी 99 में कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार, और 2001 में सलाका पुरस्कार, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखे गए जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों से बात करें तो पहले तो उपन्यास किसके हैं मिलाने के लिए, और दूसरा क्रम मिलाने के लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो पहला उपन्यास इनका है मित्रों मरजानी 1967 में, दूसरा है सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा जो कि आपके एनटीए नेट की पाठ्यक्रम में लगा हुआ है 1979 में, दिलो दानिश 1993 में, समय सरगम वर्ष 2000 में इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कैसे दिमाग में रखें, तो अगर क्रम मिलाने के लिए आपको आ गया तो क्रम के लिए आप एक ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिएगा। मित्रों, हाँ क्या करता बोलो, मित्रों सूर्यमुखी जिंदगी और दिलों को सरगम है। मित्रों सूर्यमुखी जिंदगी और दिल का सरगम है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि सूर्यमुखी जो क्या है, मित्रों से कह रहा कोई मित्र है, मित्रों कह रहे मित्रों क्या सूर्यमुखी, यानी कि जो सूर्यमुखी फूल है देखे ना, तो सूर्यमुखी क्या है बताए, जिंदगी का और दिल का सरगम है, बस, है ना। मित्रों सूर्यमुखी जिंदगी और दिल का सरगम है। तो मित्रों की बात जहाँ पे आ जाएगी, मित्रों मरजानी, सूर्यमुखी अंधेरे के, जिंदगी और दिल का, जिंदगी फार जिंदगी नामा, दिल फार दिलो दानिश, सरगम है, सरगम माने समय सरगम है। तो बस ऐसे क्लू दिमाग में रख लीजिएगा कि मित्रों सूर्यमुखी जिंदगी और दिल का सरगम है, सूर्यमुखी जिंदगी और दिल का सरगम है, बस दिमाग में रखिएगा कि मित्रों सूर्यमुखी जिंदगी और दिल का सरगम है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको सारा क्रम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। या ये भी कह सकते हो मित्र सूरज, है मित्र सूरज जिंदगी और दिल समय पर सरगम होते हैं, समय पाने के बाद ही सरगम होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो भी आपको क्लू मिले उस क्लू की सहायता से आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। तो मित्रों मरजानी किसड़ा, अब देखिए किसड़ा कैसे, मैंने किसड़ा जो है क्या करते थे, मित्रों के लिए मर जाते थे। कितने मित्रों के लिए भाई 6-7 मित्रों, बस दिमाग में रखिएगा। किसड़ा फार कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। सूर्यमुखी अंधेरे के, भाई देखिए अगर अंधेरे में सूर्यमुखी होंगे तो बिल्कुल बेहतर होंगे, बेहतर पार 1972, अंधेरा हो और अंधेरे में सूर्यमुखी यानी कि सूर्यमुखी का फूल दिखाई दे दे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेहतर। जिंदगी 79 जिंदगी 79 है ना, किसड़ा की जिंदगी 79, ध्यान में रखिएगा। दिलो दानिश से क्या हो गया 93 है ना, दिलो दानिश 93, ठीक है ना। समय और सरगम 2-2, ठीक है ना, समय और सरगम 2 माने 2000 में, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है।
आगे बात करते हैं कि गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक वर्ष 2017 में आत्मकथात्मक उपन्यास जो है किसड़ा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में किसड़ा सोबती जी के द्वारा एक आत्मकथात्मक उपन्यास भी लिखा गया है। तो 17 में क्या हो गया, बोले गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, है ना। 17 बस 17 पे खतरा था, किसड़ा को था, किसड़ा को, है ना। अभी आपने पढ़ा था कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अब कुछ कहानी संग्रह देखे जाए तो किसड़ा सोबती जी का कहानी संग्रह है बादलों के घेरे 1980 में, है ना। अब बादलों के घेरे 1980, इसमें ढेर सारी जो कहानियों का संग्रह इसमें किया गया है, ठीक है ना। बादलों के घेरे में कौन है, किसड़ा सोबती है ना। ध्यान में इसे बैठा लीजिएगा। अब लंबी कहानियाँ, और इसी को आप कह सकते हैं कि उपन्यासिक कहानियाँ, ठीक है ना। डार से बिछुड़ी, है ना, 1958 में। मित्रों मरजानी 1967 में। यारों के यार 1968 में। ये टिन पहाड़ 1968 में। ये लड़की 1991 में। और जैनी मेहरबान सिंह 2007 में। तो इनके द्वारा लिखे गए सभी लंबी कहानी या आप कह सकते हैं उपन्यासिक कहानियाँ हैं, ठीक है। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए डार से बिछुड़ी कौन, बोले सर डार से बिछड़े तो भैया किसड़ा सोबती, किसड़ा, ठीक है ना। मित्रों के लिए मर जाने वाला कौन है, बोले किसड़ा है, वही मित्रों के लिए मरता है। यारों का यार किसड़ा, यारों का यार किसड़ा। टिन पहाड़ी पर किसड़ा मिलेंगे। ये लड़की किसकी, बोले किसड़ा के लिए, है ना, जान देने वाली है, किसड़ा की, है ना, दीवानी है, किसड़ा के प्रेम में मुग्ध है, ठीक है ना। और जैनी मेहरबान सिंह, है ना, जैनी मेहरबान है किस पर, बोले किसड़ा पर। किसड़ा फार किसड़ा सोबती द्वारा लिखे गए ये सभी लंबी कहानियाँ या उपन्यासिक कहानियाँ हैं। अब डार से बिछुड़ते हैं कोई व्यक्ति, है ना, भैया डार से बिछड़ोगे, डार से बिछड़ो कब, बोले 58 में, ठीक है। मित्रों के लिए मर जाते हैं 6-7। यारों का यार, तो भैया 6 से 8 यारों के यार हैं। पहाड़ पर 6 से 8 हैं। लड़की 91 लड़की, और मेहरबान है तो 2-7 मैंने 2007 में। किसड़ा सोबती द्वारा लिखी गई ये लंबी कहानियाँ हैं या आप कह सकते हैं उपन्यासिक कहानियाँ हैं, ठीक है। अब आगे कुछ संस्मरण दिए गए हैं जिन्हें भी हम लोग जानेंगे। संस्मरण में किसड़ा सोबती द्वारा लिखा गया जो पहला संस्मरण है हम हंसमत, है ना, भाग 3, हम हंसमत भाग 3। दूसरा है सोबती एक सोहबत। तीसरा इनका जो संस्मरण है शब्दों के आलोक में। और चौथा है सोबती वैध संवाद। और पांचवा है मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व की तलाश में। तो इनके द्वारा लिखे गए ये संस्मरण आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप 2 संस्मरण इनके और देखेंगे जिनमें एक है लेखक का जनतंत्र और दूसरा है मार्फत दिल्ली। तो ध्यान में थोड़ा सा इसको भी बैठाना होगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है, खास तौर से, है ना। हम हंसमत, अब हम पर हंसमत कौन, बोले किसड़ा, है ना। किसड़ा कह रहे हैं कि हंसमत, हम पर हंसमत किसड़ा पर। अब किसड़ा एक सोहबत है तो किसड़ा सोबती। शब्दों के आलोक में, बिल्कुल शब्दों के आलोक की बात की जाए तो किसड़ा सोबती। सोबती वैध संवाद, सोबती फार सोबती, किसड़ा सोबती, है ना। और मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व की तलाश में, तो मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व की तलाश में कहाँ, बोले किसड़ा के पास जाते हैं। इसे दिमाग में रखिएगा, मुक्तिबोध के लिए या एक व्यक्तित्व की तलाश के लिए किसड़ा के पास जाना होगा, किसड़ा के पास जाना होगा। और लेखक का जनतंत्र किसड़ा के पास, दिल्ली मार्फत दिल्ली किसड़ा सोबती, मार्फत दिल्ली किसड़ा सोबती, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इन्होंने एक यात्रा विधा की रचना भी लिखी है यात्रा संस्मरण में, बुद्ध का मंडल लद्दाख, है ना। इसे दिमाग में रखिएगा, किसड़ा सोबती द्वारा लिखा गया एकमात्र आप कह सकते हैं कि यात्रा संस्मरण है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास के प्रमुख पात्र और ढेर सारी जानकारी यानी कथानक सबको हम लोग देखेंगे। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि जिंदगी नामा की बात की जाए तो जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया, किसड़ा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। और
जिंदगी नामा का अर्थ होता है जो जिंदगी की सूचना दे। ठीक है ना। सबसे पहले इसके पात्र को हम लोग देखें। अगर पात्रों की बात की जाए तो पात्र परिचय में आपको ढेर सारे पात्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं उन्हें हम लोग जानेंगे। जिनमें पहला पात्र आप देख पा रहे हैं शाहजी हैं। शाहजी की बात करें तो गांव के जमींदार हैं। इनकी पहली पत्नी मर गई है और दूसरा विवाह इन्होंने साहनी नामक एक स्त्री से किया है, जो कि शाहजी बड़ी हवेली के मालिक हैं। और इनका एक लड़का है जिसका नाम है लली शाह। लली शाह के पिता हैं और शाहनी के पति हैं। और कुछ समय इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा है साहनी। दूसरा पात्र साहनी है जो कि महिला पात्र है और आप कह सकते हैं कि इस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। बड़ी हवेली की मालकिन है। शाहजी मालिक है तो ये मालकिन है। और शाहजी की दूसरी पत्नी है, अभी आपने देखा है। लली शाह की माता हैं। इन्हीं काफ़ी समय बाद जो है इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम लली शाह है। ठीक है ना। गरिमा से युक्त महिला हैं, साहिष्णु एवं धार्मिक हैं और परिश्रम में विश्वास रखने वाली नारी है। व्यवहार कुशल हैं और आदर्श पत्नी के रूप में आप इन्हें इस उपन्यास में देखेंगे। ठीक है। अगला पात्र है काशी शाह बिंद्रायनी। इस पात्र को देखेंगे, थोड़ा सा काम इनका आपको इस उपन्यास में दिखाई देगा। ठीक है। अगला है लाली शाह या लाला शाह इन्हें कहते हैं, जो कि शाहजी एवं शाहनी का एकमात्र पुत्र है, जिसका जन्म काफ़ी समय बाद होता है। और जब जन्म होता है तो उसके खुशी में अपने यहाँ जो है उत्सव मनाते हैं, पार्टी देते हैं, खान पान होता है और उसके बाद वहाँ पर नाच गान का भी व्यवस्था होती है। ठीक है ना। अगला पात्र है सलामत अली। राबिया की बात करें तो राबिया एक नौकरानी है, जिसे आप कह सकते हैं कि दाई है, जो शाहजी के यहाँ कार्य करती है। और जो लली शाह हैं, इन्हीं की शाहजी और शाहनी का एकमात्र पुत्र हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बड़ी विश्वास पात्र एवं शुभचिंतक दासी हैं, जो हमेशा चाहती हैं कि शाहनी जी की जो है गोद भर जाए। ठीक है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला पात्र है जो कि गौण पात्र है नजीर और मोहम्मद दीन और मेहर अली। ये सब पात्र आपको उपन्यास में दिखाई देंगे, लेकिन ये गौण पात्र के रूप में हैं। तो मोटा मोटा आपको शाहजी को ध्यान में रखना है, शाहनी को रखना है, लल शाह को रखना है, रबिया को रखना है। ये प्रमुख पात्र हैं। बाकी ढेर सारे पात्र ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि गौण हैं। बात करें कहानी की तो ये जो उपन्यास की कथा वस्तु किसी एक कथा वस्तु पर आधारित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ढेर सारे कथा वस्तु इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए बात करें जो है जिंदगी नामा उपन्यास के कथानक की। तो जिंदगी नामा उपन्यास का जो कथानक है, सबसे पहले तो आप जिंदगी नामा उपन्यास को अगर देखा जाए तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग जिसे आप कहते हैं जिंदा रुख, जिंदा रुख, और जो दूसरा भाग है जिंदगी नामा। इसे ध्यान में रखिएगा, जिंदा रुख और जिंदगी नामा। देखिए जिंदा रुख, जिंदगी नामा, दो भाग है। और इस उपन्यास में पंजाब के अंचल के जीवन को चित्रित किया गया है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा की बात की जाए तो जिंदगी नामा जो है एक बड़ा उपन्यास है, जिसमें पंजाब के जो विगत यानी कि 18वीं 19वीं और 20वीं सदी के सांस्कृतिक रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज, इतिहास की जानकारी आपको मिलती है। वहाँ की जो दंत कथाएँ हैं तथा प्रचलित लोकोक्तियों से आपको अवगत कराया गया है। अब जिंदगी नामा उपन्यास कोई एक कथा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि जीवन के हर पहलू का जो प्रभावी वर्णन किया गया है, उसे आप जिंदगी नामा में देखेंगे। लोगों का मनोरंजन का साधन क्या है, लोगों का लोक नृत्य कैसा है, लोक नाट्य क्या है, और पूर्व तथा बाद में कुछ उत्सव जो हैं, उन सभी उत्सव को भी इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही लोगों को जो आपसी प्रेम, लड़ाई, अंधविश्वास, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल भी जो है इन सब में आपको देखने को मिलेगा। हर से इस उपन्यास का जो शुरुआत है वो एक कविता से होता है और उपन्यास का जो अंत है गुरु गोविंद सिंह के उपदेश से समाप्त होता है। ऐसा कुछ आप उपन्यास में देखेंगे। चलिए कथानक की बात की जाए तो कथानक कोई विशेष नहीं है, छोटे छोटे कई कथानक हैं, लेकिन मुख्य कथानक की बात करें तो इस उपन्यास में
साहनी जी और शाह जी को एक कथानक के रूप में लिया गया है, जिनमें साहनी जी जो कि शाह जी की दूसरी पत्नी है, विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी साहनी को कोई संतान का सुख नहीं मिल पाया है, यानी कि संतान के सुख से वंचित हैं। सभी चाहते हैं कि साहनी जी माँ बने। एक जो महुरी चाची है साहनी जी के लिए दुआ भी करती है कि वह माँ बने। और कुछ समय बाद साहनी जी को एक पुत्र जो है जन्म लेता है, यानी कि साहनी जी एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिससे सारे गांव में उत्सव का माहौल बन जाता है। सभी को भोजन कराया जाता है तथा नाच का भी आयोजन कराया जाता है। तो ये कथा आप देखेंगे। इसके बाद जिंदगीनामा उपन्यास में के बारे में एक के बाद एक त्यौहार का वर्णन है, फिर लोहड़ी से लेकर के दशहरे तक का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। तो जिसके चित्रण से लेखिका ने पंजाब की संस्कृति को जीवंत करके आपको दिखाया है, या आप कह सकते हैं कि जीवंत रूप से आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब देखने के बाद मेरे द्वारा कुछ ऐसे तथ्य संकलित किए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, यानी कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बस यही मोटी मोटी बात आपको पकड़ना है कि जिंदगीनामा उपन्यास से संबंधित कुछ विशेष बिंदु। प्रकाशन वर्ष 1979 में, लेखिका किशड़ा सोबती हैं। इसके 2 भाग हैं, जिंदा रुख और जिंदगीनामा। पुरस्कार की बात करें तो इस पर चूँकि 79 में लिखा गया और 80 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसमें क्या विभाजन पूर्व पंजाब की सांस्कृतिक रीति रिवाज, लोक कथा, लोकोक्तियों का चित्रण है। कहाँ की घटना है? डेरा जट्टा गांव के आंचलिक जो परिवेश की कहानी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पंजाबी में गुरुदयाल सिंह ने इसका अनुवाद भी किया है। इसके शीर्षक पर विवाद हुआ था अमृता प्रीतम जी को लेकर के कि कॉपीराइट है। मुकदमा चला, कुछ दिन सुनवाई हुई, बाद में अमृता प्रीतम जी विजयी हुए थे कि कॉपीराइट नहीं है। ठीक है ना। अब जिंदगीनामा उपन्यास पे एक फिल्म भी बनी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और उपन्यास की जो शुरुआत है एक कविता से होती है और इसका अंत जो है गुरु गोविंद सिंह के एक उपदेश से होता है, जो कि है चूकार अज हमा हिलते दर गुजस्त हलास्त दुर्बन व शमशीर दसत। यानी कि इसका अर्थ होता है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसकी जो शुरुआत कविता से होती है और अंत गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश से होता है। तो जिंदगीनामा है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने देखा है। आशा करते हैं कि इसे आप विधिवत तैयार कर लेंगे। ठीक है। अब उपन्यास से संबंधित कुछ विशेष बिंदु है जिसका विश्लेषण कर लेंगे हम लोग। देखिए वही चीज़, प्रकाशन 1979 में, 80 में इनको जिंदगीनामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसे आपने भी देखा। जिंदगीनामा उपन्यास किसी एक व्यक्ति या परिवार की कथा नहीं है, बल्कि पंजाब अंचल के एक गांव, वही गांव, कौन गांव अभी आपने देखा था ना कि जब विश्लेषण हम लोग कर रहे थे तो आपको बताया था। और इस गांव का नाम बिल्कुल आप रटे रहिएगा, डेरा जट्टा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, डेरा डट्टा। ठीक है। और इस उपन्यास में बता रहे हैं ढेर सारे पात्र हैं, लेकिन कोई नायक या खलनायक नहीं है। यह उपन्यास इन्हीं ढेर सारे पात्रों के साथ खेत खलिहान और गांव से होकर गुजरता है। उपन्यास का प्रारंभ एक लंबी कविता से होता है जिसमें गांव की पूरी तस्वीर झलकती है। कविता देखिए, गलबहियों से उमड़ती मचलती दूध भरी छतियों से चनाव और झेलम नदी। अब इस उपन्यास में तमाम छोटे बड़े प्रकरण देखने के लिए मिलते हैं। इसमें पंजाब के गरीब किसानों के दिलों की धड़कन जो है सुनाई देती है, वहीं सूदखोरों साहूखोरों की चालाकियाँ भी दिखाई देती हैं। जिंदगीनामा किशड़ा सोबती जी की विलक्षण भाषा सामर्थ्य का भी परिचायक है। कहीं हिंदी के विशिष्ट ध्वनि संसार हैं तो कहीं पंजाबी मुहावरों का खुरदरापन, कहीं लगता है कि राजस्थानी लयात्मक बयार बह रही है तो कहीं उर्दू व संस्कृत का दिल में उतर जाने वाला मोहक अंदाज आप इस उपन्यास में देख पाएंगे। ठीक है।
अब आगे बता रहे हैं कि इस उपन्यास में कथा वस्तु की अधिकता नहीं है, बल्कि दृश्य लगातार क्रम के साथ बदलते दिखते हैं। इस उपन्यास में हम 3 संप्रदायों को एक साथ देखते हैं, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख हैं और सब एक साथ प्यार से रहते हैं। हर तीज त्यौहार सब मिलकर मनाते हैं। शाहों का परिवार उच्च वर्ग में आता है और शाह के जो पिता कहीं बाहर से आकर पंजाब में बस गए हैं और धीरे धीरे गांव के जमींदार बन गए हैं। और कृष्णा सुप्ती जी का एक आपने कहानी भी देखी होगी, सिक्का बदल गया। और सिक्का बदल गया कहानी में भी शाह और शाहनी जी की कथा को जो है कृष्णा सुप्ती जी ने बखूबी लिया है। तो थोड़ा सा चांस बन जाता है कि दोनों जो कथानक और कथा और पात्र मिक्सअप ना हो जाएं, इसलिए इसका विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। आगे शाह जी की पत्नी शाहनी हिंदू महिला है। वह धार्मिक, परिश्रमी, व्यवहार कुशल, आदर्शवान और सभी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। वह जाति, धर्म, ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका भी ध्यान में रखिएगा। बार बार हम लोग इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगर कोई प्रश्न इससे बन जाए तो आप बिल्कुल गलती ना करें, ठीक है ना। उपन्यास की कहानी इनसे जुड़कर चलती है। शाह जी और शाहनी कई वर्षों बाद एक संतान है ना को जन्म देते हैं और उसकी खुशी में सारा गांव शामिल होता है। धीरे धीरे कहानी संप्रदाय का रूप लेने लगती है। खेती बाड़ी के अनुकूल वातावरण होते हुए भी पंजाब में अधिकतर जो किसान हैं वो गरीब हैं, ऐसा दिखाया गया है। आगे जमींदारों द्वारा होने वाले किसानों का शोषण ही इसका मुख्य कारण लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी किसानों का परिवार ही फसल से वंचित होकर रह जाता है। साहूकार के कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कर्ज में डूबे किसान धीरे धीरे भूमिहीन मजदूर में बदल जाते हैं, ऐसा भी आप देखेंगे। आगे बता रहे हैं कि अधिकतर किसान जो है मुसलमान दिखाए गए हैं। यह उपन्यास पंजाब के विभाजन से उत्पन्न भयानक स्थितियों को भी रेखांकित करता है। आर्थिक असमानताओं के कारण जब धर्म का हस्तक्षेप बढ़ा तो स्थिति ने बहुत ही विकराल रूप ले लिया। गरीबी, निर्धनता, भूख के बाद भी जो आपसी प्रेम और जुड़ाव होता है वह सब सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा कुछ आपको इस उपन्यास में दिखाई देगा। अब आगे बता रहे हैं कि कानून और नियम कैसे गरीबी के पक्ष में चले जाते हैं, यह आसानी से इस उपन्यास में देखा जा सकता है। कृष्णा सुप्ती जी ने जो मर्मस्पर्शी ढंग से पवित्र चेनाब और झेलम नदी में गरीब किसानों के बहते रक्त का चित्रण किया है, वह भीतर कहीं पाठक के मन में बैठ जाता है। अब कृष्णा सुप्ती जी ने धर्मांधता और सांप्रदायिकता को आश्रय देने का प्रयास कर रही शासन व्यवस्था को भी उघाड़ने का प्रयास किया है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई दें उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।